सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। नॉर्वे के विश्व प्रसिद्ध नाटककार हेनरिक इब्सन के नाटक घोस्ट का हिंदी अनुवाद प्रेत का मंचन दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे जैसे लोग भी। पर तब तो कहना पड़ेगा कि शास्त्री जी, आपको इन किताबों की ठीक किन बातों से ऐतराज है? ऐतराज? आपको लगता है कि मैं ऐसे चीजों पढ़ने वक्त बर्बाद करता हूँ? तो बिना जाने आप इन्हें बुरा बता रहे हैं। इन किताबों की बुराई जानने लायक इनके बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है। बिना खुद पढ़े आप अपनी राय कैसे बना सकते हैं? रानी साहिबा, कुछ मामलों में हमें दूसरे की राय पर भरोसा करना ज्यादा अक्लमंदी की बात होती है, और हमारी दुनिया ऐसी ही चलती है, और ये अच्छा ही है, वरना समाज का क्या हो। संभव है आपकी बात ठीक हो। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आपको ऐसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, और मैं इस बात को भी बुरा नहीं मानता कि आप नए विचारों की जानकारी हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि मेरी राय में वो इस दुनिया में बहुत फैले हुए हैं जहां इतना भटकने की आजादी आपने अपने बेटे को दे रखी है। मगर रानी साहिबा, ऐसी बातों की खुले में आम चर्चा नहीं की जाती। 19 दिसंबर को त्रिवेणी कला संगम के मुख्य सभागार में प्रेत नाटक का सफल मंचन किया गया। यह नाटक नॉर्वे के एक महान नाटककार हेनरिक इब्सन के विश्व प्रसिद्ध नाटक घोस्ट्स का हिंदी रूपांतरण है। यह नाटक पुरानी सोच और नए विचारों के टकराव को दर्शाता है। नाटक का निर्देशन एम.के. रैना ने किया था। इस प्ले में सबसे मूल ये है कि नए आइडियाज़ आएंगे, नई डिस्कवरी साइंटिफिक होंगी। क्या दुनिया सी ख्याल, पुराना ख्याल, घिसा हुआ ख्याल को जो सवाल करता है, तो उसकी कन्फ्रंटेशन है कि नए ज़माने का उदय हो रहा है। साइकोलॉजी आई, डार्विन की वो आई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, कार्ल मार्क्स का आया है मैनिफेस्टो। ये नए आइडिया जिन्होंने सारे यूरोप को पलट दिया था। सारी मोनार्की ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पर इस प्ले को एक फैमिली के रूप में उसको देखे कि आइडियाज़ का आदान प्रदान जो होता है वो कितना, अगर पुराना है तो कितना वो आपको दुख देता है जब आप नए ख्याल, नई दुनिया की चीज़ों को देखते हैं। आप आगे नहीं जाना चाहते हैं, पुराने ख्यालों में रहना चाहते हैं, तो उसका ये दौन था ये प्ले है। अभी पहला शो है, सो वॉचिंग द रिएक्शन कैसा रहेगा। लकीली अब बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, तो विल बी कंटिन्यूइंग। नाम रखिएगा, प्ले का नाम है प्रेत, जिसका रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण बहुत बड़े लेखक, ड्रामा क्रिटिक और मेरे टीचर रहे हैं नेमी चंद्र जैन, जो हिंदी के साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने किया था जो हम लोग ने किया है। साहिबा, ये क्या मामला है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब कुछ न होगा, क्योंकि अब मैं सच बात बता सकती हूँ। नहीं, आप वो नहीं बता पाएंगी, आप वो नहीं बता सकेंगी। बता सकती हूँ और जरूर बताऊंगी, और इसमें किसी के आदर्शों को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। माँ, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या छिपाने की कोशिश कर रही हो? घोस्ट का हिंदी रूपांतरण वरिष्ठ लेखक और रंग विद्वान नेमीचंद्र जैन ने किया था। प्रेत नाटक की प्रस्तुति 3 आर्ट्स क्लब द्वारा की गई थी। प्रेत मूल रूप से उस क्षण की कहानी है जब समाज की जड़ हो चुकी सोच नए विचारों से टकराती है। यह नाटक दिखाता है कि जब किसी समाज में पुराने नैतिक मानदंडों को बिना जांचे परखे आदर्श मान लिया जाता है, तो उसका बोझ आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कहो बेटा। पर्टिकुलर प्ले था जो आज का नाटक था, वो बहुत ही चैलेंजिंग लगा मुझे, और मैं कभी किसी काम को ना नहीं करती। और जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मुझे लगा, एक तो ये टाइम ऑफ द ईयर, दिसंबर का महीना, उसमें कितना कुछ हो रहा है, उसमें हम बस बैठ के पढ़ ही रहे थे, तो चैलेंजिंग था। और मुझे यही था कि ये प्ले अच्छा हो जाए। और इस कैरेक्टर का बहुत, मतलब इट वाज अ वेरी टफ कैरेक्टर। इट वाज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टू होल्ड द एनर्जी। आई मीन मुश्किल था, पर एक बार स्टेज पे आए तो फिर सब हो गया अच्छे से। आई मीन एटलीस्ट मेरे हिसाब से। और प्ले काफ़ी रिलेटेबल है एक्चुअली। जो लोग, हम प्रेतों की जैसे बात करते हैं, लोग सोचते हैं प्रेत मतलब कोई घोस्ट स्टोरी होगी या कुछ उस तरह की,
बट इट्स एक्चुअली जो हम सबकी लाइफ में इट्स वेरी रिलेटेबल टू डे लाइफ. हम सब अपने प्रेतों के साथ घूम एक्सपीरियंस करते रहते हैं अपनी पुरानी यादें, अपनी पुरानी ख्यालें और बेईमानियाँ, जो भी. सच को दबाने की आदत, सम्मान के नाम पर चुप्पी और दिखावे की नैतिकता, ये सब मिलकर ऐसे प्रेत रचते हैं जो समय समय पर लौटते हैं और त्रासदी का रूप ले लेते हैं. तो तुम्हें विक्रम कह ही सकती हूँ, हालांकि ये इस तरह होगा मैंने कभी सोचा नहीं था. मैंने तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं बरती है रेजिना. नहीं, कतई नहीं बरती है रानी साहिबा. अगर मैं जानती कि विक्रम बीमार है, अब तो हमारे बीच में ऐसी कोई बात कभी हो ही नहीं सकती है. नहीं, अब मैं यहाँ इस देहात में बीमारों की तीमारदारी में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती. अपने भाई के लिए भी नहीं रेजिना. प्ले की कहानी 18वीं सदी पे बेस्ड है और शो में प्ले की बात ऐसी है कि इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं. मॉडर्न मोरालिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग होती है उससे, और यूथनेसिया के बारे में भी ये है कि भाई अंत में माँ को मॉर्फिन खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए. तो प्ले में मेरा रोल घर की नौकरानी का था, जो रानी साहिबा की नौकरानी थी, और वो रानी साहिबा के पति की दरअसल नाजायज़ औलाद थी. रानी साहिबा उसको इसलिए पाल रही हैं क्योंकि उनके मन में गिल्ट है और वो चाहती हैं कि इसका असर उस लड़की पे ना पड़े, लेकिन उस लड़की को ये बात पता नहीं है. जब उस घर का रानी साहिबा का बेटा आता है तो जाहिर सी बात है उन लोगों को पता नहीं है कि आपस में उनका रिश्ता क्या है, और फिर उन लोगों को प्यार हो जाता है, उम्र का तकाजा है. तो यही कॉन्फ्लिक्ट है, और बाद में जब ये बात खुलती है तो जाहिर सी बात है कि अब तो उनके बीच कुछ हो ही नहीं सकता था. इस प्ले की रिहर्सल हमारी लगभग 1 महीने से चल रही थी, और काफ़ी मतलब मशक्क़त करनी पड़ी प्ले के लिए, क्योंकि बहुत लेयर्स हैं कैरेक्टर में. मतलब एक ही कैरेक्टर है जो एक ही टाइम पे बबली है, चर्पी है, और बाद में उसको जब एहसास होता है कि उसका दिल टूटा और वो भी इतनी बुरी तरीके से, तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगी. तो इस पूरे रिएक्शन को लाना लाइव ऑडियंस के सामने, ये वाकई बहुत ही मुश्किल था. मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझ पा रहा हूँ. शायद मुझे चले जाना चाहिए. नहीं, यहीं ठहरो रेजिना. अब मैं कह सकती हूँ, तुम दोनों को ये बात जान लेनी चाहिए और फिर तुम दोनों तय कर सकते हो. विक्रम, रेजिना. शास्त्री जी आ रहे हैं. हेनरिक इब्सन का विश्व प्रसिद्ध नाटक घोस्ट्स यथार्थवाद पर आधारित एक मार्मिक रचना है. ये 1881 में प्रकाशित हुआ था और 1882 में पहली बार इसका मंचन हुआ. इसकी कहानी एक विडो मिसेज हेलन एल्विंग और उसके बेटे ओसवाल्ड के इर्द गिर्द घूमती है. मंचित नाटक में एक ठहराव था जो विषय की गंभीरता को बेहतरीन तरीके से दर्शा रहा था. लो, मैं तुम्हारे पास आकर बैठती हूँ. हाँ, तुम मेरे पास बैठो माँ, और रेजिना को भी यहीं रुकने के लिए कहो. वो वक्त आने पर मेरी मदद कर सकती है, बहुत बड़ी मदद कर सकती है. तुम्हारी मदद? हाँ, तुम करोगी ना रेजिना? मैं समझी नहीं. वक्त आने पर ये मेरी मदद कर सकती है माँ. तुम्हारी मदद? पर मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ ना बेटा. तुम नहीं कर पाओगी, हालांकि उसका सबसे ज्यादा हक तुम्हें ही है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगी माँ. रेजिना, तुम मुझसे तकल्लुफ क्यों करती हो? मुझे विक्रम क्यों नहीं कहती? रानी साहिबा को अच्छा नहीं लगा तो? शायद जल्दी ही इसका अधिकार मिल जाए तुम्हें रेजिना. बैठ जाओ. मैं इसमें विक्रम का किरदार निभा रहा था, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का कैरेक्टर है. और हेनरिक इब्सन के जो नाटक हैं वो बहुत ही सोशली रेलिवेंट होते हैं, और उनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं जो मतलब निभाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अभिनेता को. हमने इस स्क्रिप्ट को लगभग 40 दिन रिहर्सल किया है श्री रैना जी की अगुवाई में. वो हमारे निर्देशक थे इस नाटक के, तो उन्होंने ही हमें इस नाटक से जो है जिसके जो सब टेक्स्ट हैं, उसकी जो लेयर्स हैं, वो हमें बताते गए, और हम एक्टर्स के तौर पर उसको डिस्कवर करते गए, और कुछ अपनी तरफ से भी चीज़ें जो है वो एक्टर्स के साथ डिस्कस करके हम उसमें ऐड करते गए. मैंने इस प्ले में
फादर का किरदार किया है, पादरी, तो चर्च का पादरी, उसका किरदार अदा किया। इस प्ले के और ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ हों और इस तरीके के प्लेज़ और हों और हम इस तरीके के शोज़ और कर पाएँ। तुम ठीक कहते हो। अब तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं, कोई संदेह नहीं रहा। हाँ, उससे छुटकारा मिल गया ना। मुझे छुटकारा मिल गया उससे, लेकिन इस खौफ से मुझे कौन छुटकारा दिलवाएगा? खौफ? रेजिना दिला सकती थी, वो भी नहीं है अब। ये खौफ कैसा? और रेजिना से इसका क्या मतलब? क्या क्या बहुत देर हो गई है? सुबह होने वाली है बेटा। आज का दिन बड़ा सुंदर होगा। थोड़ी देर में सूरज दिखेगा। अच्छी बात है। कुछ चीजें तो अभी भी है जिनको देखकर मैं खुश हो सकता हूं और जिनके लिए मैं जिंदा रहना चाहूं। हाँ, जरूर है बेटा। और काम ना कर सकूं तो भी ना। तुम जल्दी ही काम कर सकोगे, खासकर उन सारे डरावने और उदास ख्यालों से छुटकारा पाने के बाद। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे इससे छुटकारा दिला दिया। यह नाटक मजे हुए रंगकर्मियों के सधे हुए अभिनय से जीवंत हो उठा था और अपनी बात कहने में सफल रहा। दर्शकों ने इस मंचन को काफी पसंद किया। रंग बिरंगी संस्कृतियों का संगम है भारत। हर राज्य की अपनी विशेषता है, अपनी संस्कृति है। आज हम लोकरंग में जानेंगे उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में। पांडव नृत्य उत्तराखंड का विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में महाभारत की कहानियों को संगीत, गायन और नृत्य के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कलाकार पांडवों और अन्य पात्रों के रूप में अवतरित होते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाऊ की थाप पर कलाकार नाचते हैं। इसका साथ भंकोर देता है, जो एक प्रकार की तुरही है। यह उत्सव मुख्य रूप से नवंबर से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। गांव वाले मिलकर आयोजन की तिथि और रूपरेखा तय करते हैं। ये पांडव लीला पौराणिक जमाने से हमारे दादा परदादा इसको मनाते रहते थे और इसमें हमारी फसल होती है, चौलाई, गेहूँ, उनके धाने बुकाने आठे मात्रियों को दिया करते थे। नृत्य स्थल को पांडव चौक कहते हैं। वहाँ ढोल दमाऊ की थाप के साथ गायन होता है। विशेष थाप पर पांडव पशवा यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पात्र अवतरित होते हैं। कलाकार पारंपरिक मुद्राओं और हाव भाव के साथ नृत्य करते हैं, जो पांडवों के जीवन के प्रसंगों को दर्शाता है। यह नृत्य पांडवों के जीवन, वनवास और युद्ध की घटनाओं को दर्शाता है, जिसमें चक्रव्यूह जैसे प्रसंगों का मंचन भी होता है। यह उत्तराखंड की संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत रूप है, जो सदियों से चली आ रही है और ग्रामीण समुदायों को आपस में जोड़ती है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में 3 दिवसीय इस नृत्य का आयोजन किया गया। इस पौराणिक धरोहर को संजोकर रखने के लिए ग्रामीण इस बार कुछ नए अंदाज में पांडव नृत्य का आयोजन किए। गांव की सुख समृद्धि के लिए भगवान समेश्वर देवता से प्रार्थना की गई। हमारा जो पांडव लीला है पौराणिक जमाने से होकर आ रहा है। जब से जो है पांडव जो है इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तब से ये पांडव लीला होती है। और जब से नटीन गांव या हमारे 5 गांव बसे हैं, तब से पूरे क्षेत्र में ये पांडव लीला होती है। और इस टाइम हमने इस पांडव लीला को एक भव्य और दिव्य रूप दिया है, जिसकी वजह से जो है सारे जो है क्षेत्र में और जितने जो हमारे जहाँ जहाँ पांडव होते हैं वहाँ वहाँ हम इसको जो है पूरी अपनी पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो हमने इसको नया मोड़ दिया है। पांडव नृत्य का इतिहास महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव हिमालय की ओर आए थे तब उनकी कहानियां वहां के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे लोगों ने उनके किस्सों को गीत और नाटक के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। बाद में यह नृत्य एक परंपरा बन गई जिसे आज हम पांडव नृत्य के रूप में देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, ऐसी कालजयी रचनाओं के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल का निधन 23 दिसंबर को हो गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से उन्हें याद करते हैं। कोई अधूरा पूरा नहीं होता कि एक नया अधूरा छूट जाता है। बहुत पहले के अधूरे शुरू से इतने सारे अधूरे कि गिने जाने पर भी अधूरे छूट जाते हैं। जाते जाते इस वर्ष ने हिंदी साहित्य जगत का एक चमकता सितारा छीन लिया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। उनका निधन 88 वर्ष की उम्र में हो गया। हाल ही में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा की गई थी। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के वह पहले लेखक थे। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का लेखन मध्यम वर्गीय और साधारण जीवन की उन छोटी छोटी चीजों के बारे में था जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। नौकर की कमीज, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा। आकाश धरती को खटखटाता है और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी रचनाओं से पाठकों का दिल जीतने वाले विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी, कविताएं, कहानियां और उपन्यास इन सभी विधाओं में चली। उनके उपन्यास नौकर की कमीज पर फिल्मकार मणिकौल ने फिल्म भी बनाई। उन्हें साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया। कविता संग्रह केवल जड़ें हैं उनकी नवीनतम पुस्तक है। 23 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पहले ही यह बता दिया था कि इस असमाप्त अधूरे से भरे समाप्त जीवन को कभी अधूरा न माना जाए कि जीवन भरपूर जिया गया। संसद टीवी के कल्चरल राउंड अप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।